चैप्टर 41 अभ्रम का अलग अंदाज। रात करीब 10 बजे अभ्रम नियति के साथ होटल पहुंचा। विंडो से बाहर देखते हुए नियति की आंख एक बार फिर लग गई थी। जब अभ्रम ने गाड़ी होटल के सामने रोकी तो झटका लगने से नियति की आंखें खुल गई। वो अभी भी नींद में थी, इसलिए उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी अभ्रम ने अपनी सीट बेल्ट निकालते हुए कहा, टर्टल बाहर आओ। अभ्रम की आवाज सुनकर नियति का आलसीपन दूर हो गया और वो एकदम से एक्टिव हो गई। वो जल्दी जल्दी अपनी सीट बेल्ट अनलॉक करके गाड़ी से बाहर आने लगी। रात के घने अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जैसे ही नियति गाड़ी से निकलकर बाहर आई, हवा का एक झोंका उसे छूकर बह गया। उन हवाओं में कुछ था जिसे नियति ने महसूस किया। वो खुशबू जिसे नियति ने हवाओं में महसूस किया, वो उसे जानी पहचानी लगी। रात में चूल्हे के जलने के बाद हवाओं में जो महक रह जाती है, ऐसा एहसास, घर के बाहर दीवारों पर लगे उपलों के सूखने की महक का एहसास जो कभी वो अपने गांव में हर दिन करती थी। और नियति का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक नज़र चारों तरफ घुमाई तो न जाने क्यों अंधेरे में भी वो जगह उसे जानी पहचानी लगी। और वो मन ही मन खुद से बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, हम यहाँ वापस नहीं आ सकते। ये कोई और जगह है, ये वो जगह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। खुद से बात करते हुए उसकी नज़र होटल के नेम प्लेट पर गई, जिस पर होटल का नाम और जगह का नाम लिखा था। धौलपुर होटल आसरा में आपका स्वागत है। ये पढ़ते ही नियति का डर सच हो गया और वो अवाक रह गई। उसके पैर वहीं जम गए और वो अपनी आंखों में डर समेटकर उस नेम प्लेट को देखती रही। नहीं, हम यहाँ कैसे आ गए? हमने तो अपना अतीत पीछे छोड़ दिया था। उद्धरण चिन्ह। मन में ही खुद से बात करते हुए उसे अपनी अंतरात्मा की कई बातें याद आईं और एक बार फिर उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दी। नियति की अंतरात्मा ने कहा, बेला क्या सोच रही हो? ये एक न एक दिन होना ही था। तुम्हें तो यहाँ लौटना ही था बेला। भूल गई ये गांव भी तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी कहानी भी तो यहीं से शुरू हुई थी, तो खत्म भी तो यहीं पर होगी। तुम कितना भी अपने अतीत से भाग लो बेला, तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम उसका सामना नहीं कर लेती। सोच क्या रही हो बेला? आगे बढ़ो और सामना करो अपने अतीत का और धर्मराज ठाकुर का। अब वक्त आ गया है कि तुम उसका सामना करो। उद्धरण चिन्ह। नियति अपनी अंतरात्मा से बोली, पर मैं कैसे? उद्धरण चिन्ह। उसकी अंतरात्मा ने कहा, कैसे क्या? भूल गए तुम किसके साथ आए हो? उसे अपना सच बताओ बेला। अपने पति को अपना सच बताओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। नियति बोली, पर वो हमारी मदद क्यों करेंगे? वो तो खुद हमें कैद करके रखना चाहते हैं, बात बात पर हमें सजा देते हैं, फिर वो हमारी मदद क्यों करेंगे? नियति की इस बात पर उसकी अंतरात्मा ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारा पति है। उसने रिश्ता जोड़ा है तुमसे, और तुम क्या उसकी कही बात भूल गई? तुम्हें दर्द आंसू तकलीफ देने का हक सिर्फ उसका है। उसे पसंद नहीं कि कोई तुम्हें तकलीफ दे। बेला एक बात याद रखना, तुम्हारा जानवर तुम्हारी परवाह करता है। उद्धरण चिन्ह। तभी नियति ने खींचते हुए कहा, अब हमें कोई बात नहीं करनी तुमसे, तुम जाओ, ये हमारी परेशानी है। नियति अपनी ही धुन अपनी अंतरात्मा से बात करते हुए अभ्रम के पीछे पीछे चली जा रही थी। उसे पता भी नहीं चला वो कब अभ्रम के पीछे पीछे अपने रूम में आ गई। अभ्रम अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ा अपनी काली आंखों से रूम को एक्सप्लोर कर रहा था। वहीं नियति अभी भी अपनी परेशानी में उलझी हुई थी और अपनी ही धुन में चली आ रही थी कि तभी वो अचानक अभ्रम की पीठ से टकरा गई और उसके मुंह से आह निकल गई। वो एक हाथ अपने सिर पर रखकर अपना सिर सहलाने लगी। अभ्रम ने पलटकर उसे देखते हुए कहा, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती टर्टल? उद्धरण चिन्ह। नियति ने अपना सिर सहलाते हुए ही मुंह बनाकर कहा, आप एक साइड में भी तो खड़े रह सकते थे, फिर खंबे की तरह बीच में ही क्यों खड़े थे? नियति की बात सुनकर अभ्रम ने उसे देखते हुए गुस्से में कहा, बहुत बोलने नहीं लगी हो तुम टर्टल? उद्धरण चिन्ह। ये सुन नियति उसे मुंह बनाकर देखते हुए खुद से ही मन में बोली, हमारी अंतरात्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए उसे ऐसा लगता है ये जानवर हमारी मदद करेगा। पर उसे क्या पता, ये जानवर मदद नहीं करता, अपना रोब झाड़ता है और सजा देता है। खुद से बात कर नियति अभ्रम को अनदेखा कर आगे बढ़ गई। अभ्रम खुद को इग्नोर होता देखकर मन में बोला, टर्टल तुम कुछ ज्यादा ही ब्रेव बनने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। ये बोल अभ्रम फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। वहीं नियति रूम की बालकनी में आ गई। जंगल में लहराते पेड़ और बहती हवा नियति को डर का एहसास करवा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और तभी उसकी आंखों के सामने कुछ नज़ारे कौंध गए।
दुल्हन के लाल जोड़े में हाथों में भरी भरी चूड़ियां और पैरों में पायल पहने एक लड़की सड़क पर भाग रही थी। उसके पीछे भागते लोगों से बचते हुए इधर उधर छुपते हुए वो रेलवे स्टेशन तक पहुंची और सबकी नजरों से बचकर वो ट्रेन में चढ़कर छुप गई। नियति अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अभ्रम की आवाज सुनकर चौंक कर पीछे मुड़ी। अभ्रम ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर डर देखकर उसकी भौहें तन गई और फिर वो नियति के पास जाते हुए उसे देखते हुए मन में बोला, कभी इतनी ब्रेव बनती हो तो कभी इतना डरती हो। टर्टल तुम ऐसी क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। फिर उसने नियति की आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल क्या हुआ? नियति ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। अभ्रम ने कुछ नहीं कहा और उसे देखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो नियति को बैग के पास लाया और उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। नियति बिना कुछ कहे चुपचाप बेड पर बैठ गई। अभ्रम उसकी गोद में सिर रख कर लेट गया। वो बहुत थका हुआ था और सोना चाहता था, पर नींद उसे नियति की गोद में ही आती थी। ये बात अब वो भी समझ गई थी। अभ्रम के उसकी गोद में सिर रखते ही नियति के हाथ आज खुद ब खुद ही उसके सिर पर चले गए और वो अभ्रम के बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगी। अभ्रम उसकी गोद में सुकून से सो रहा था तो वहीं नियति की आंखों से जैसे नींद गायब ही हो गई थी। उसने बैग के क्राउन से अपना सिर टिका लिया और एक बार उसका अतीत उसकी आंखें के सामने कौंध गया और उसे वही दिन याद आया जब उसने अपना गांव छोड़ा था। 2 महीने पहले दुल्हन के जोड़े में सजी नियति बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसकी आंखों में सूनापन छाया हुआ था। लाल रंग की साड़ी, चूड़ी और गजरा नियति की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। वहीं उसके चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। वो बदहवास अवस्था में बैठी अपनी बर्बादी के मुहूर्त का इंतजार कर रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज गई और एक मध्यम उम्र की औरत अंदर आते हुए बोली, बेला। ये सुनते ही नियति ने उस औरत की तरफ देखा और झट से उससे लिपटकर बोली, अम्मा, हम ये शादी नहीं करना चाहते, हमको बचाए लो अम्मा। ये औरत नियति उर्फ बेला की माँ थी। लक्ष्मी एक सरल स्वभाव की महिला थी। वो अपनी बेटी बेला से बहुत प्यार करती थी क्योंकि बेला उसकी इकलौती संतान थी। लक्ष्मी बेला को गले से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। अभी वे दोनों माँ बेटी रो ही रही थी कि तभी बेला के बाबा रामेश्वर जी अंदर आते हुए बोले, बेला की अम्मा, ई वक्त रोने का नहीं, अपनी बिटिया को बचाने का है। ऐसे पहले कोई आ जाए, हमको बेला को हिया से भेजना होगा। कोट। नियति अपने बाबा की आवाज सुनकर अपनी अम्मा से अगल होकर रोते हुए बोली, बाबा ये आपका कह रहे हैं? रामेश्वर जी बोले, बिटिया हमारी बात समझो, तुमको हिया से जाना होगा। हम तुम्हारी शादी वो अपाहिज ठाकुर से नहीं होने देंगे, तुमको जाना होगा बिटिया। अपने बाबा की बात सुनकर नियति चौंकते हुए बोली, पर बाबा हम कैसे आप दोनों को छोड़कर जा सकते हैं? ठाकुर साहब आप दोनों को। तभी नियति को बीच में रोकते हुए उसकी अम्मा लक्ष्मी बोली, बेला तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं, हमारी चिंता ना ही करो, तुम हिया रही तो ठाकुर साहब तुमसे शादी कर लेंगे, इसलिए तुमको गांव छोड़कर जाना होगा बिटिया। पर अम्मा। नियति ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तभी रामेश्वर जी नियति के बाबा बीच में ही बोले, बेला बिटिया हमारी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। ये लो तुम्हारा सामान, इसमें तुम्हारे चाचा जी का पता है, तुम दिल्ली चली जाओ बिटिया। उद्धरण चिन्ह। नियति खाली आंखों से दोनों को देख रही थी। वो उन दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए नियति ने उन्हें बहुत समझाया पर वे दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे और नियति को थक हार कर उनकी बात माननी ही पड़ी। और फिर रामेश्वर ने अपनी बेटी को ठाकुर के आदमियों की नजरों से बचाते हुए उसे गांव के बाहर निकाल दिया। फिर नियति ने वहां से अकेले ही रेलवे स्टेशन तक का रास्ता तय किया। अपने अतीत को याद करते हुए नियति की आंख लग गई और वो भी गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने बेड पर खुद को अकेले पाया। अभ्रम को न देखकर नियति अपनी धुंधली आंखों से इधर उधर देखते हुए उठकर बैठ गई। तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ। नियति ने धुंधली आंखों से उस तरफ देखा तो अभ्रम कमर पर टॉवल लपेटे बाथरूम से बाहर आया। उसे सिर्फ एक टॉवल में देखकर नियति की आंखें पूरी खुल गईं और उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए कहा, हे भगवान, आप बाहर ऐसे क्यों आ गए? जाए और अब अपने कपड़े पहनकर बाहर आएगा। उसकी बात सुनकर अभ्रम ने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। फिर कबर्ड के पास जाकर उसमें से अपने कपड़े निकालते हुए खुद से कहा, लड़कियां मुझे ऐसे देखने के लिए तरसती है और टर्टल तुम हो कि इतने ड्रामे कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। नियति ने अपनी उंगलियों के बीच से अभ्रम को देख रही थी। उसे अभी भी रूम में देखकर उसने जल्दी से अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया।
और झुंझला कर बोली, आप अभी तक गए क्यों नहीं? प्लीज जल्दी जाए। अब्रम जो ऑलरेडी अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जा रहा था, नियति की बात सुनकर रुक गया। उसने अपनी गर्दन घुमाकर तिरछी नजरों से नियति को देखा और फिर एक आईब्रो उठाकर उसके पास चला आया। अब्रम ने नियति के दोनों हाथ पकड़ के उसके चेहरे से हटा दिया और कमांडिंग टोन में उसे घूरते हुए कहा, आंखें खोलो टर्टल। उद्धरण चिन्ह। नियति ने अपनी आंखों को और कसकर भींचते हुए कहा, नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगी, पहले आप अपने कपड़े पहने। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने फिर से उसी टोन में कहा, टर्टल अगर अभी तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। ये सुन नियति सोचती हुए बोली, किस? उद्धरण चिन्ह। और तभी उसे पहली बार अब्रम का करीब होना याद आया और वो घबराते हुए जल्दी से बोली, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। अब्रम उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? ये सुनते ही नियति ने झट से अपनी आंखें खोल दी और अपनी डरी सहमी निगाहों से उसे देखने लगी। वहीं अब्रम आंखों में शरारत भरे तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। क्या अब्रम फिर से कर देगा अपनी हद पार? क्या नियति अपनी अंतरात्मा की बात मानकर बता देगी अब्रम को अपना सच? और क्या सच जानकर अब्रम देगा उसका साथ या छोड़ आएगा उसे ठाकुर के पास? क्यों करना चाहता था ठाकुर नियति से शादी? जानने के लिए पढ़ते रहिए अतीत की यादें और अब्रम की बेचैनी। अब्रम नियति को देखते हुए उसके ऊपर झुक रहा था। नियति डर से पीछे होते हुए खुद में ही सिमटती जा रही थी। अब्रम के बालों से पानी टपककर नियति के चेहरे पर गिर रहा था, जो उसके शरीर में मीठी मीठी सिहरन पैदा कर रही थी। नियति के चेहरे पर डर और माथे पर सलवटें थी। वो आंखों ही आंखों में अब्रम से रिक्वेस्ट कर रही थी। वहीं अब्रम को नियति के डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तिरछा मुस्कुराते हुए उसके ऊपर झुके जा रहा था। जैसे ही नियति ने उससे नजरें फेरते हुए अपना चेहरा घुमाया तो अब्रम ने एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ कर लिया। उसकी नजरें अब नियति के कांपते होठों पर थीं। वो उसे छू लेना चाहता था। एक बार फिर वो उस एहसास को जीना चाहता था जिसे उसने कल नियति के करीब होकर जिया था। अब्रम को अपने होठों पर अभी भी नियति के होठों की छुअन का एहसास हो रहा था, जो उसे बेचैन कर रहा था। और इसी बेचैनी को खत्म करने के लिए अब्रम अपने होठों पर उठी तलब को नियति के लिबों से मिटाना चाहता था। अब्रम को अपने इतने करीब देखकर नियति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं अब्रम की आंखें भी धीरे धीरे कर बंद हो गई। पर इससे पहले कि वो फिर से अपने और नियति के बीच के फासले को मिटाता, उसके रूम के डोर पर दस्तक हुई। डोर लॉक होने की आवाज सुनकर दोनों ने ही अपनी आंखें चौंक कर खोली और नियति ने उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया। अब्रम उसके धक्के के लिए तैयार नहीं था, इसलिए लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे हो गया। उसने नियति को घूर कर देखा तो उसने डर कर अब्रम से अपनी नजरें चुरा ली। अब्रम ने उसे देखते हुए ही मन में कहा, टर्टल तुमने मुझे 2 बार धक्का दिया है, मैं तुम्हें देख लूंगा, पर पहले उसे देख लूं जिसने मुझे डिस्टर्ब किया है। ये कहकर वो डोर ओपन करने चला गया। इस बीच नियति जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। अब्रम ने डोर ओपन किया तो दरवाजे पर जैगुआ और पाइथन खड़े थे। अब्रम को दोनों पर बहुत गुस्सा आया, पर फिर दोनों की हालत देखकर वो नॉर्मल हो गया। वहीं उन दोनों ने अब्रम की घूरती नजरें देखकर जल्दी से अपनी पलकें झुका ली और तभी अब्रम ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों को इतनी चोट कैसे लगी? उसके सवाल पर जैगुआ ने पाइथन को कोहनी मारी, जैसे कह रहा हूं तू बता दे। वहीं उसके कोहनी मारने पर पाइथन तिरछी नजरों से ही उसे घूरने लगा और उसे घूरते हुए बोला, वैसे तो बहुत बहादुर बनता है, पर जब बीस्ट से सामना होता है तो भीगी बिल्ली बन जाता। हम दोनों को कुछ न बोलते देखकर अब्रम ने फिर कहा, तुम दोनों के कान खराब हो गए हैं या फिर अब तुम सबने मुझे इग्नोर करने की ठान ली है? और अगर ऐसा है भी तो सजा के लिए तैयार रहना। मुझे इग्नोर करने वालों को मैं क्या पनिशमेंट देता हूँ, ये तुम लोग जानते हो ना। उद्धरण चिन्ह। अब्रम कह तो जैगुआ और पाइथन से रहा था, पर सुना वो नियति को रहा था। उसने बोलते हुए ही तिरछी नजरों से नियति को देखा था और ये देखकर नियति भी समझ गई थी वो उसे ही सुना रहा है। और फिर तभी उसने अब्रम को देखते हुए मुंह बना लिया। वही जैगुआ और पाइथन दोनों उसकी बात सुनकर एकदम से अलर्ट हो गए और पाइथन ने जल्दी से कहा, बीस्ट वो हमारी कुछ लोगों से रास्ते में लड़ाई हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने भौहें तानकर कहा, कौन थे वे लोग? जैगुआ बोला, बीस्ट वे लोग ऐसे ही गांव के थे, खुद ही हमसे उलझे तो हमने भी जवाब दे दिया, पर जीत हमारी हुई है। उद्धरण चिन्ह।
हाँ हाँ 20 चीते हम हैं। हमसे ज्यादा बुरी हालत तो उन लोगों की थी। पाइथन भी जल्दी से जैगुआ का साथ देते हुए बोला। अब्रम ने दोनों की बात पर सिर हिला दिया और बोला, जाओ जाकर रेस्ट कर लो, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ और पाइथन दोनों ही ओके बीस्ट बोलकर चले गए। डोर क्लोज कर अब्रम ने पलटकर देखा तो नियति उसे रूम में नहीं दिखी। बाथरूम से आती पानी की आवाज सुनकर अब्रम समझ गया, नियति शॉवर ले रही है। कुछ देर बाद वे सभी रेडी होने के बाद होटल की कैंटीन में थे। नियति अब्रम के बगल बैठी थी और जैगुआ और पाइथन अब्रम और नियति के सामने बैठे हुए थे। वे सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नियति चुपचाप अपना खाना खा रही थी। अब्रम भी चुप ही था। वही जैगुआ और पाइथन दोनों आपस में फुसफुसा रहे थे। पाइथन ने जैगुआ को कोहनी मारते हुए कहा, साले तू मुझे बार बार फंसा क्यों देता है? जैगुआ बोला, साला मैं नहीं तू है, और तू ही तो बोलता है। मैं पाइथन हूँ, मुझे किसी डर नहीं लगता, इसलिए मैंने तुझे आगे कर दिया। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर पाइथन बोला, मुझमें इतनी हिम्मत है, मैं कम से कम बीस्ट से बात तो कर लेता हूँ, पर तेरी तो बीस्ट के सामने सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए पाइथन धीरे से हंसा। वही जैगुआ उसे तिरछी नजरों से ही घूरने लगा। उनके बीचा की एक हिटपिट नियति के कानों तक भी गई और वो दोनों की बात सुनकर हौले से मुस्कुराने लगी। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अब्रम ने पाइथन से कहा, गाड़ी निकालो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। पाइथन ने ओके बीस्ट कहा और चला गया। फिर अब्रम ने जैगुआ से कहा, मैप और जरूरत की सारी चीजें पैक कर लो, हम साइट देखने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने भी ओके बीस्ट कहा और चला गया। अब्रम नियति के साथ अपने कमरे में आ गया और अपना ब्लेजर पहनकर अपनी रिस्ट वॉच पहनते हुए नियति से कहा, मैं साइट देखने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? उद्धरण चिन्ह। नियति ने उसकी तरफ देखा और उसे देखते हुए पूछा, आप साइट देखने कहाँ जा रहे हैं? अब्रम ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजरें गड़ाए हुए ही कहा, फूलपुर। ये सुनते ही नियति के होश उड़ गए। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसकी आंखों में और चेहरे पर डर समा गया। तभी अब्रम अचानक से पीछे मुड़ा और नियति की तरफ देखा। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अब्रम ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? आर यू ओके? नियति ने जल्दी हड़बड़ाहट में कहा, हाँ हम नहीं, मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने खुद को नॉर्मल किया और अब्रम को देखते हुए ही आगे बोली, हम वापस कब जाएंगे? अब्रम उसके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाए हुए ही बोला, अभी यहाँ हमें कुछ और दिन रुकना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नियति मन में बोली, कुछ और दिन, कहीं इस बीच हमारे बारे में सबको पता न चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अम्मा बाबा की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और वो कसम का जो बाबा हमें दिए रहे हैं, वो कसम भी टूट जाएगी। नहीं हमरे बारे में कोई को पता चले, उससे पहले हम हिया से चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नियति अपनी ही धुन में खुद से बात किए जा रही थी। वहीं अब्रम की नजरें अभी भी उसी पर थी। वो उसके चेहरे के बदलते भावों को नोटिस कर रहा था और धीरे धीरे अपने कदम उसकी ओर बढ़ा रहा था। तभी उसने नियति के पास आकर उसके गाल पर झूल रही बालों की एक लट को साइड करते हुए कहा, क्या हुआ टर्टल, तुम परेशान क्यों लग रही हो? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर नियति ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो मैं परेशान क्यों होंगी? अब्रम ने उसे देखते हुए फिर कहा, तो चलो मेरे साथ साइट देखने। कोट। उसकी इस बात पर नियति जल्दी से बोली, नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, आप जाए, मैं यहीं रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अब्रम उसे घूरने लगा और फिर मन ही मन खुद से कहा, सारे रास्ते ड्राइविंग मैंने की, उन लोगों से लड़ा भी मैं, पूरे रास्ते तुम तो सोते आए हो टर्टल, उसके बाद भी थक तुम गई हो। वाओ टर्टल, और कोई बहाना नहीं मिला मुझसे पीछा छुड़ाने का, पर तुम कितनी भी कोशिश कर लो टर्टल, तुम मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोल अब्रम चला गया। उसके जाने के बाद नियति ने सुकून की सांस ली और खुद से बोली, हम इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, हम यहीं रहेंगे कमरे के अंदर, न हम बाहर जाएंगे, न हमें कोई देख पाएगा और फिर न ही हमारे बारे में किसी को कुछ पता चलेगा। हाँ यही सही है, हम बाहर नहीं जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। कुछ पल कमरे में इधर उधर टहलने के बाद नियति अपने रूम की बालकनी में चली गई। बालकनी से उसे होटल के पीछे की सड़क दिख रही थी। तभी उसे सड़क पर कुछ लड़कियां आपस में बातें करते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए हाथ में बुक्स लिए जा रही थी। उन्हें देखकर नियति के होठों पर भी स्माइल आ गई।
और वो उन्हें देखते हुए मुस्कुराने लगी। तभी एक बार फिर उसे अपने अतीत की भूली बिसरी यादें याद आईं और वो एक बार फिर अपने अतीत को याद करने लगी। देखने में वो एक स्कूल जैसा था, पर उसके बोर्ड पर बड़े बड़े हिंदी के अक्षरों में लिखा था रामशरण विश्वविद्यालय। तभी 4-5 लड़कियों का एक ग्रुप विश्वविद्यालय के मेन डोर से बाहर आया। वे चारों पांचों लड़कियां आपस में बातें करते हुए हंस रही थीं। एक लड़की जिसका नाम लाखी था, उसने दूसरी लड़की जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी उससे कहा, बेला, हमरे बाबा बताए रहे अगले साल समर्थ के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या ये बात सच है? उद्धरण चिन्ह। बेला ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली। उसके गालों पर बिखरी शर्म की लाली देखकर दूसरी लड़की जिसका नाम चमेली था उसने कहा, फिर तो बेला तुम भी शहरी हो जाओगी। कहीं शहर जाकर हम सबको भूल तो नहीं जाओगी? उद्धरण चिन्ह। बेला ने उसकी बात पर उसे देखते हुए कहा, ई कैसन बात कर रही हो तुम चमेली? हम भला तुम सबको काहे भूलेंगे? हम किसी को ना ही भूलेंगे। कोट। तभी तीसरी लड़की जिसका नाम पूजा था उसने घबराहट के साथ कहा, पर बेला हमको तुम्हारी चिंता हो रही है। उद्धरण चिन्ह। बेला बीच में बोली, काहे? हमरी चिंता तुमको काहे हो रही है? ये सुन पूजा उसी भाव से बोली, बेला हम सुने हैं शहरी लोगन गांव के लोगन की इज्जत ना ही करत हैं। वो लोग गांव के लोगों का मजाक उड़ावत हैं। ऐसे में तुम कैसे शहर में अकेले रह पाओगी? और समर्थ को तो शहर गए कई साल हो गए, ओ को तो शहर की भाषा, शहरी तौर तरीका सब आवत होगा, पर बेला तुम कैसे हुआ रह पाओगी? उसकी बात पर बेला मुस्कुराते हुए बोली, बस ही बात, हम तुम्हारी चिंता अभी दूर कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोल बेला ने अपना गला साफ किया और फिर पूजा, चमेली, लाखी और अर्चना को देखते हुए बोली, हेलो दोस्तों, मेरा नाम बेला है और मैं यहाँ नई शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं यहाँ सब्जियों का बाजार कहाँ लगता है? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए बेला ने अपनी दोनों भौहें उचकाए, तो वहीं वे सभी बेला की बातें सुनकर हैरान रह गई और अर्चना एक हाथ अपने सिर पर रखते हुए बोली, बेला तुमने ये शहरी भाषा कब और कहाँ से सीखी? तुम तो पूरी शहरी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। तभी लाखी ने भी कहा, बेला तुम तो कमाल कर दी, तुमको देखकर तो लगा ही नहीं तुम गांव की हो। उद्धरण चिन्ह। फिर मुंह बनाते हुए पूजा ने कहा, हम तो खामखा ही तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। उद्धरण चिन्ह। उसका साथ देते हुए अर्चना ने कहा, और का परी बेला तो पहले से ही शहर जाने की तैयारी कर रही थी। वैसे तुमने ये सब सीखा किससे? बेला हंसते हुए बोली, समर्थ के दादाजी से। उनको शहरी और गांव दोनों की भाषा आवत है। जब शादी की बात हुई तभी से दादाजी हमको शहरी भाषा सिखा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए बेला मुस्कुरा रही थी। उसकी बात सुनकर वे सब भी हंसने लगी। क्या होगा जब बेला के अतीत से अभ्रम का सामना होगा? नियति के अतीत में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हंसने खेलने वाली नियति डरी सहमी रहने लगी? क्यों डर रही है नियति अभ्रम के साथ जाने से? जानने के लिए पढ़ते रहिए अभ्रम और ठाकुर का सामना। जहां एक तरफ बेला अपनी अतीत की यादों में खोई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अभ्रम जगुआ और पाइथन के साथ साइट पर गया था। फूलपुर गांव के बॉर्डर से थोड़ा ही अंदर हॉस्पिटल बनने वाला था, जिसका टेंडर अभ्रम को मिला था और वो यहाँ साइट देखने ही आया था। अभ्रम से कुछ दूरी पर जगुआ और पाइथन दोनों आपस में ही आर्ग्यू कर रहे थे और अभ्रम आर्किटेक्ट के साथ मैप देखते हुए बात कर रहा था। सभी अपने अपने काम में लगे थे कि तभी अचानक से हवा का रुख बदल गया। अचानक बिगड़ते मौसम को देखकर सभी आकाश की तरफ देखने लगे। उन सभी की आंखों में धूल जा रही थी और वे सब अपने हाथों से ही आंखों को ढक रहे थे। वहीं अभ्रम ने अपना लिमिटेड एडिशन का ग्लास अपनी आंखों पर चढ़ा लिया और बिना मौसम की परवाह किए वापस से अपने काम में लग गया। उससे कुछ दूरी पर खड़े जगुआ ने मौसम को बिगड़ते देखकर पाइथन से कहा, मुझे लगता है पिशाचनी आ गई। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर पाइथन ने उसे देखा जैसे वो कोई पागल हो और फिर पाइथन उसकी बात पर मुंह बनाकर बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू? माना कि हम लोग शहर से दूर गांव में हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बकवास करेगा और मैं मान लूंगा। उद्धरण चिन्ह। जगुआ उसकी बात से चिढ़कर बोला, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, यही सच है। तुझे पता नहीं पर मुझे सब पता है। मैंने और टाइगर ने इस गांव की होल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। इस गांव में एक पिशाचनी है जो किसी को भी यहाँ काम नहीं करनी देती और उन्हें मार देती है। उद्धरण चिन्ह। अब धीरे धीरे पाइथन को भी उसकी बात पर यकीन हो रहा था।
उसके चेहरे के भाव बदलते देखकर जैगुआ होले से मुस्कुराया और फिर अपनी हंसी को छुपाते हुए आगे बोला, इसलिए मैंने यहाँ आने से पहले मंदिर में जाकर पूजा की और भगवान का आशीर्वाद और पंडित जी से विभूति ले आया। अब मुझे यहाँ की पिशाचनी से कोई खतरा नहीं। उद्धरण चिन्ह। पाइथन जल्दी से बोला, क्या थोड़ा सा मुझे भी मिलेगा? जैगुआ बोला, नहीं, ये मैं थोड़ा सा अपने पास रखूंगा और थोड़ा सा बीस्ट और क्वीन को दूंगा। उन्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। उनकी नई नई शादी हुई है न। पाइथन उसे घूरकर देख रहा था, पर फिर जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की पाइथन बोला, सबके बारे में सोच लिया तूने और मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। जैगुआ तपाक से बोला, हाँ हाँ सोचा है न, तू ही तो अपनी बलि देकर हम सबको इस भूतिया गांव से निकलवाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही पाइथन ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर उसे मारने के लिए उस पर बरस पड़ा। वहीं अब्रम बदलते मौसम की परवाह न करते हुए अपना काम कर रहा था कि तभी अचानक से उसके कान में कुछ आवाजें गई। एक आदमी जिसकी उम्र यही 55 से 60 वर्ष रही होगी, वो व्हील चेयर पर बैठा था और उसका एक आदमी जिसका नाम हरिया था वो उसकी व्हील चेयर को पकड़े चल रहा था। वहीं एक आदमी व्हील चेयर पर बैठे आदमी के ऊपर छतरी ताने उसके बगल में चल रहा था। उस व्हील चेयर पर बैठे बुजुर्ग आदमी ने अब्रम को देखते हुए कहा, कहो शहरी बाबू तुम लोग ही या फिर आ गए? कोट। आवाज सुनकर अब्रम ने पलटकर देखा और उसने एक नज़र में व्हील चेयर पर बैठे आदमी को पहचान लिया और उसे देखते हुए मन में बोला, तो ये है धर्मराज ठाकुर। ठाकुर भी अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लिए अब्रम को देख रहा था। फिर अब्रम के पास आकर ठाकुर ने कहा, तुम लोगन को कोनो बात समझ नहीं आवत है, पिछली बार का हादसा भूल गए हो का? अब्रम ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुनता रहा। ठाकुर ने आगे कहा, भूल गए हो तो कोनो बात न हम याद करवा देते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने अपने पीछे खड़े हरिया को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, ए हरिया जरा बताइए का पिछले साल जो शहरी बाबू होटल बनावन वास्ते हिया आया था वो के साथ का हुआ? ठाकुर की बात सुनते ही हरिया तुरंत आगे आया और दोनों हाथ जोड़कर अब्रम को देखते हुए बोला, पिछले साल कोनो इंजीनियर आया रहा। ओ के आने के 2 दिन बाद ही ओ की लाश गांव के चौराहे पर मिली। जानत हो ओ का कौन मारे रही? काली पहाड़ी की पिशाचनी। अगर अपनी जान प्यारी हो तो आज ही बोरिया बिस्तर समेटकर शहर लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाश भी 2 दिन बाद गांव के चौराहे पर मिलेगी। कोट। जैगुआ और पाइथन दोनों ही ठाकुर और उसके आदमियों को देखकर अब्रम के पास आ गए थे और जैसे ही हरिया ने अपनी बात खत्म की, जैगुआ ने उल्टे हाथ का एक थप्पड़ हरिया की गाल पर जड़ दिया। जैगुआ का भारी हाथ हरिया झेल नहीं पाया और थप्पड़ खाते ही हरिया नीचे गिर गया। चकिया ने जल्दी से उसके पास जाकर हरिया को उठाया और जैसे ही वो जैगुआ को कुछ बोलने को हुआ कि तभी उसने चकिया को अपना पंच दिखाया और जैगुआ का पंच देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो चुपचाप हरिया के साथ ठाकुर के पीछे खड़ा हो गया। ठाकुर गुस्से में अब्रम को घूरते हुए बोला, ए शहरी का बदतमीजी है, हमरे गांव में आकर हमरे ही लोगों को तुमरे लोग मारेंगे, तू जानत भी हो का परिणाम निकलेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर अब्रम से पहले जैगुआ ने कहा, अबे बुड्ढे चिता पर लेटा हुआ है और शो ऑफ ऐसे कर रहा है जैसे यहाँ का भगवान हो। तेरे आदमियों को इसलिए मारा क्योंकि उसने हमारे बीस्ट को धमकी देने की हिम्मत की थी, जिनके सामने लोग खड़े होने से पहले 100 बार सोचते हैं तेरे 2 कोड़ी के लोग उन्हें धमकी देंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर दिखाऊं क्या पूरी अभी? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए जैगुआ अपने एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से मसलते हुए आगे बढ़ने को हुआ कि तभी अब्रम ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और खुद 2 कदम आगे बढ़कर ठाकुर की आंखों में देखते हुए बोला, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, तो बेहतर होगा तुम लोग मुझे मेरा काम करने दो, वरना मेरे काम के बीच टांग अड़ाने वालों के साथ क्या होता है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम लोगों देख ही चुके हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात काटते हुए जैसे ही ठाकुर कुछ बोलने को हुआ कि तभी अब्रम ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मुझे नहीं पता यहाँ किस पिशाचनी का खौफ है, पर मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ तो मुझे शांति से अपना काम करने दो, नहीं तो जो भी मेरे और मेरे काम के बीच आएगा, फिर चाहे वो पिशाचनी ही क्यों ना हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी कर अब्रम जाने के लिए पलट गया, तभी वो अचानक से रुककर बोला, मुझे एक आम इंसान समझने की भूल मत करना वरना बहुत पछताओगे ठाकुर। ये कहकर अब्रम चला गया। वहीं ठाकुर उसे जाते हुए गुस्से में देख रहा था और तभी उसने अब्रम को देखते हुए ही गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचकर कहा, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा हमको। ए हरिया,
ठाकुर ने तेज आवाज में कहा तो उसकी आवाज सुनकर हरिया और चकिया दोनों ही ठाकुर के सामने जाकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। ठाकुर दोनों को देखते हुए बोला, तू दोनों क्या गोबर खाता है? उसके मारे गए थप्पड़ से तू नीचे कैसे गिर गया? चल हवेली, तुम दोनों को तो हम आज ही सबक सिखावत है। उद्धरण चिन्ह। चकिया ने जल्दी से छाता संभाला और हरिया ने ठाकुर की व्हीलचेयर पकड़ी और दोनों ही ठाकुर को लेकर चले गए। जब ठाकुर की गाड़ी हवेली जाते हुए गांव के बीच से निकली तो ठाकुर को देखकर सभी गांव वाले सिर झुकाकर उसे प्रणाम करने लगे। अपने आगे झुकते सिरों को देखकर ठाकुर के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। गांव वालों को देखते हुए ठाकुर ने अपनी अधपकी मूंछों पर ताव दिया और फिर कुछ देर बाद ठाकुर अपनी हवेली में था। वही उधर होटल में अभ्रम अपने रूम की बालकनी में खड़ा था और उसके सामने नियति काउच पर बैठे बैठे ही सो रही थी। दरअसल नियति अपने अतीत को याद करते करते वही सो गई थी। उसके शरीर से ज्यादा उसका दिमाग थका हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने अतीत के बारे में सोच रही थी। उसे डर था कहीं उसका सामना धर्मराज ठाकुर से न हो जाए। वही अभ्रम उसे इतने सुकून से सोते देखकर खुद में ही बड़बड़ाया, काम मैं करता हूँ और थक तुम जाती हो टर्टल। बोलते हुए उसने नियति को अपनी बाहों में उठा लिया तो उसने भी नींद में कसमसाते हुए अभ्रम के सीने पर अपना चेहरा रगड़ते हुए उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया। नियति की इस हरकत पर अभ्रम हुले से मुस्कुरा दिया। जब अभ्रम उसे रूम में लाकर बेड पर रखने को हुआ तो नियति ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ को महसूस कर अभ्रम अपनी एक आईब्रो उठाकर नियति को देखने लगा। उसका छोटा सा गोल चेहरा अभी भी उसके सीने में घुसा हुआ था और अभ्रम की शर्ट उसके दोनों हाथ की मुट्ठी में कसी हुई थी। उसने नियति को देखते हुए गहरी सांस ली और अपनी ठंडी आवाज में कहा, वेकअप टर्टल। नियति धीरे से कसमसाते हुए उसकी बाहों में ही सिमट गई। ये देखकर अभ्रम उसे घूर कर देखने लगा और उसे देखते हुए ही मन में बोला, तो तुम्हें मेरे करीब रहना है? ओके, नो प्रॉब्लम। अब तुम मेरे यहाँ तक आ गई तो मैं भी तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ टर्टल। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने बेड पर बैठते हुए नियति को सही से अपनी बाहों में लिया और उसे ब्लैंकेट से ढककर दूसरे हाथ में अपना फोन लिए चलाने लगा। नियति अभी भी सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी कि तभी उसने नींद में ही अपनी बाहें फैलाकर अंगाई ली तो उसके एक हाथ का मुक्का अभ्रम के गालों पर जा लगा। ये होते ही अभ्रम अचानक से स्थिर हो गया और नजरें नीची कर नियति को घूरने लगा। वहीं नियति अभी भी अपनी हरकतों से अनजान थी। उसे नहीं पता था कि उसने जाने अनजाने में सोए हुए शेर को जगा दिया है। उसका मुक्का अभी भी अभ्रम के गाल पर था कि तभी उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। थकान दूर हो जाने पर नियति के होठों पर मुस्कान थी, पर जैसे ही उसकी आंखें अभ्रम की आंखों से मिली वो एकदम से डर गई। अभ्रम को अपने इतनी करीब देखकर नियति ने अपनी हालत का जायजा लिया तो उसने खुद को उसकी बाहों में पाया। वो जल्दी से उठने लगी कि तभी अभ्रम ने उसके उसी हाथ को पकड़ अपनी बाहों में ही कैद कर लिया। नियति उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अभ्रम ने लगभग उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, टर्टल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? उद्धरण चिन्ह। नियति चौंक कर बोली, मैंने आपको कब मारा? आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे परेशान करने का कोई नया तरीका अपना रहे हैं। ये कहकर उसने मुंह बना लिया। वहीं अभ्रम उसकी बातें सुनकर चिढ़ गया था। उसने नियति को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ टर्टल। उद्धरण चिन्ह। नियति उससे नजरें चुराने लगी और उसकी तरफ बिना देखे धीरे से बोली, सॉरी, मैंने आपको जानबूझकर नहीं मारा होगा। फिर उसने मन में ही खुद से कहा, मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं जानवर से पंगा लूंगी? पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं तो वहां सो रही थी, फिर यहाँ कैसे आई? उसके खुद से किए सवालों का जवाब देते हुए अभ्रम ने कहा, तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ टर्टल। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नियति ने उसकी तरफ देखा और उसे देखते हुए बोली, फिर तो गलती आपकी हुई। अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाते तो मैं आपको नहीं मारती। उद्धरण चिन्ह। अब अभ्रम नियति के साथ क्या करेगा? क्या होगा जब ठाकुर को बेला के गांव में होने का सच पता चलेगा? क्या होगा जब अभ्रम के सामने बेला और ठाकुर का सच आएगा? क्या ठाकुर अभ्रम को भी बाकी सबकी तरह मार पाएगा? क्या काली पहाड़ी के पीछे की पिशाचिनी अभ्रम को परेशान करेगी? आजाद चिड़ैया उड़ गई। ये सुन नियति ने उसकी तरफ देखा और उसे देखते हुए बोली, फिर तो गलती आपकी हुई। अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाते तो मैं आपको नहीं मारती। उद्धरण चिन्ह। उसकी ऐसी बातें सुनकर अभ्रम की भौहें तन गई और उसने नियति को घूरते हुए कहा, हाउ डेयर यू टर्टल।
तुम मुझे गलत कैसे बता सकती हो? उद्धरण चिन्ह। अब्रम का जिद्दी नेचर देखकर अब नियति को भी गुस्से आने लगा था, और उसने भी अब्रम की आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, क्यों, आप क्या कोई महात्मा है जो आपसे गलती नहीं हो सकती? हाँ बोलिए, इंसान ही है न हमारी तरह। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने अपने सिर पर मारा और फिर सिर हिलाकर आगे बोली, नहीं नहीं, आप इंसान, आप तो जानवर हैं, और जानवर तो गलती करते रहते हैं, वो कुछ करने से पहले सोचते थोड़ी ना हैं। कभी भी किसी भी हत्या कर देते हैं, किसी को भी मारकर खा जोड़ जाते हैं। आखिरी लाइन पर नियति ने जोर दिया था। वहीं अब्रम चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, और फिर नियति को देखते हुए उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने, मैं जानवर हूँ, और जानवर तो किसी को भी मारकर खा जाते हैं, तो अब ये जानवर तुम्हें खाने वाला है। कोट। नियति उसकी बात सुनकर डर गई थी। उसकी आंखों में डर दिख रहा था। वो उससे डरकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी, और अब्रम उसके ऊपर झुकने लगा। नियति ने डरते हुए नमे सिर हिलाया, पर अब्रम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने नियति की आंखों में देखते हुए कहा, नो टर्टल, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, और तभी उसे अपने होठों पर कुछ फील हुआ। नियति के माथे पर सलवटें आ गई, और उसने धीरे से अब्रम की शर्ट की कॉलर को कसकर पकड़ लिया। अब्रम ने उसका एक हाथ अपने कालर से हटाकर अपने खुले चेस्ट पर रख दिया। नियति को अचानक अपने हाथ पर एक गर्मी महसूस हुई और वो उसे और बारीकी से महसूस करने लगी। धीरे धीरे अब्रम का भारी वजूद उसे ढक गया था, और नियति भी एक छोटी बच्ची की तरह उसकी बाहों में समा गई थी। उसका दूसरा हाथ अब्रम की कॉलर को छोड़कर उसकी गर्दन पर बंध गए। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर अपनी पत्नियों के सामने था। उसकी 4 पत्नियां थीं। चारों में से 3 बहुत कम उम्र की थीं, लगभग ठाकुर की आधी उम्र से भी कम उम्र की। ठाकुर की पहली पत्नी ही उसके आसपास के उम्र की थी, जो हवेली पर राज करती थी, और वो बाकी की तीनों पत्नियों पर अपनी हुकूमत झाड़ती और उनसे नौकरों की तरह काम करवाती थी। ठाकुर की तीसरी और सबसे छोटी पत्नी, जिसका नाम लाखी था, हाँ ये वही लाखी है, बेला की सहेली, वही ठाकुर की चौथी पत्नी है। वो बड़ी ठाकुराइन इरावती के इशारे पर पानी का ग्लास लेकर ठाकुर के पास गई और उसे दे दिया। ठाकुर ने उसके हाथ से ग्लास लेकर पानी पीकर उसे जोर से फर्श पर पटक दिया। ग्लास के फर्श पर गिरते ही हवेली में छाई शांति अचानक से भंग हो गई, और ठाकुर गुस्से में सांप की तरह फूंफकारते हुए बोला, ओ कल का आया लड़का हमको, धर्मराज ठाकुर को धमकी दे गया। ओ की इतनी हिम्मत, वो अभी हमको जाना ही कहाँ है। सालों से यहाँ हमरी चलती आ रही है, और आगे भी हमरी ही चलती रहेगी। उसको तो हम रातों रात गायब करवा देंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया वो लड़का। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर की बातें सभी शांति से सुन रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ठाकुर को बीच में रोककर अपनी बात कह सके। इरावती भी खामोशी से ठाकुर की बात सुन रही थी। तभी ठाकुर ने आगे कहा, अरे ओ चकिया, जरा पता तो कर कहाँ ठहरा है वो शहरी लड़का। चकिया जल्दी से बोला, जी ठाकुर साहब, हम अभी पता करके आते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर ठाकुर ने हरिया की तरफ देख कहा, जरा फोन तो घुमा लाखन को, का दोनों शहर जाकर वहीं मर गए हैं, जो अभी तक दोनों कोनो खबर न दिए उबेला की। कोट। ये सुनकर हरिया ने जल्दी से कहा, हम अभी झुमरू को फोन घुमाकर खबर लेते हैं उनकी। ये कहकर हरिया भी वहां से चला गया। अब वहां ठाकुर और उसकी 4 पत्नियां खड़ी थीं। लाखी डर से एक कोने में खड़ी थी, वही उसकी 2 और पत्नियां भी एक दूसरे के सहारे सिमटी खड़ी थीं, और उसकी पहली पत्नी इरावती वो इठलाती हुई ठाकुर के पास आई, और पान मोड़कर उसे अपने मुंह में ठूंसते हुए बोली, अरे अब तो ऊ का पीछा छोड़ दो, ऊ तुमको ना ही मिलेगी। ऊ आजाद चिड़ैया है जो अपने पंख फैलाकर उड़ गई। अब ऊ दोबारा तुम्हारी कैद में ना ही आएगी, तो ऊ का पीछा छोड़ दो और अपनी ये बूढ़ी नजरन को कोनों ओर पर ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसके ये बोलते ही ठाकुर गुस्से में बोला, ठकुराइन, हम तुम्हारी बात सुन लेते हैं, तो इसका मतलब ना ही कि तुम कुछ भी बोलोगी तो हम सुनते रहेंगे। ऊ बेला को हम सभी गांव वालों से बचाए रहें, ई बात का तुम भूल गई, और अब ऊ बेला हमरी गुलाम है। अरे हम तो ओकई हवेली की छोटी ठाकुराइन बनाना चाहत रहे, पर वो भागकर गलती कर दी। बस एक बार ऊ का पता चल जाए, गांव के चौराहे पर भरी सभा के सामने ऊ का सजा हम अपने हाथों से देंगे। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर की बात पर इरावती तिरछा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर ये कह पाना मुश्किल था कि वो ठाकुर के हालात पर हंस रही थी या उसकी बातों पर। वही ठाकुर की बात सुनकर लाखी कांप उठी और मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली, हे शिव जी,
बेला की रक्षा करना, वो कभी भी ठाकुर के आदमियों के हाथ न लगने पाए। ओ की रक्षा करना भगवान, ओ की रक्षा करना। उद्धरण चिन्ह। जहां एक तरफ लाखी बेला के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अतीश समर्थ पर बरस रहा था। अतीश ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, वो बच कैसे गया? कैसे आदमी भेजे थे तूने? कोट। समर्थ बोला, वो एक वार से बचा है पर दूसरे वार से नहीं बच पाएगा। अतीश बोला, दूसरा वार? समर्थ ने व्यंगता के साथ कहा, हाँ दूसरा वार। 20 जहां गया है वहां से वो वापस कभी नहीं आ पाएगा। धर्मराज ठाकुर और पिशाचनी के वार से 20 नहीं बच पाएगा। उद्धरण चिन्ह। अतीश माथे पर सिलवटे पटक कर बोला, धर्मराज ठाकुर और पिशाचनी ये लोग कौन है? कोट। समर्थ तिरछा मुस्कुराया और फिर समर्थ अतीश को फूलपुर गांव के बारे में बताने लगा। उसकी बात सुनकर अतीश के होठों की मुस्कान गहरी हो गई और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, 20 टक कैसे बचेगा तू? उसी की तरह समर्थ भी हंस रहा था। वहीं उधर गांव में जब हरिया ने झुमरू को फोन करके उनका हाल खबर जाना तो झुमरू ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी और उसकी कहानी बताने के लिए हरिया ठाकुर के सामने हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा था। ठाकुर के इशारे पर उसने बोलना शुरू किया, ओ झुमरू कह रहा है लाखन को बेला का पता चल गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही ठाकुर की आंखों में चमक आ गई और वो जल्दी से बोला, का सच में बेला का पता चल गया? उद्धरण चिन्ह। हरिया बोला, जी ठाकुर साहब, वो दोनों गांव आ रहे हैं पर रास्ते में वो दोनों की कोने से लड़ाई हो गई। ऐ वास्ते ओ को इतना टाइम लग रहा है आने में, पर दोनों को 2 ही घंटा में पहुंच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर ठाकुर बोला, ठीक है जाओ और चकिया का ओ का पता लगाया कहाँ ठहरा है वो शहरी लड़का? उद्धरण चिन्ह। हरिया जाते हुए रुककर बोला, ठाकुर साहब चकिया गया है पता करने पर अभी तक आया नहीं। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर ने सिर हिला दिया तो हरिया वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ठाकुर तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, बस एक बार तू हिया आ जा बेला। तेरे पैर काट कर हम तुझे अपनी तरह ना बना दिया तो हमारा नाम भी धर्मराज ठाकुर नहीं। ये बोलकर उसने अपनी मूंछ पर ताव दिया। वहीं उससे कुछ दूरी पर खड़ी लाखी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और वो अपने सीने पर हाथ रख मन में बोली, हे शिव जी, ठाकुर को अब बेला का पता चल जाएगा और वो कहीं सच में बेला के साथ नहीं, हमें बेला की अम्मा को बताना होगा। पर हमें ये बात समझ नहीं आवत है लाखन को बेला के बारे में कैसे पता चला। ये सोचते हुए लाखी वहां से चली गई। वहीं उधर होटल में अभ्रम मिरर के सामने खड़ा ड्रेसअप हो रहा था और नियति बैग पर बैठी उसे घूर घूर कर देख रही थी। अभ्रम ने बिना उसकी तरफ देख कहा, मुझे ऐसे मत देखो टर्टल, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उद्धरण चिन्ह। नियति उसे घूरते हुए बोली, हाँ सब बिगाड़ने का हक तो आपका ही है। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने अपनी नजरें घुमाकर उसे देखा फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये देखकर नियति बैग पर ही सरकने लगी और अटकते हुए बोली, देखिए मुझसे दूर रहिए, आप बार बार मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोट। अभ्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जबरदस्ती अभी मैंने की ही कहाँ है टर्टल, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं? नियति आंखें बड़ी कर उसे घूरते हुए बोली, हम ऐसा क्यों चाहेंगे, बेशर्म आदमी। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो बैग से उतरकर खड़ी हो गई। उसे खुद से इतना डरते देखकर अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे पर ये डर मुझे अच्छा लगता है टर्टल। वही नियति उसकी बातों से चिढ़कर बोली, और आपकी ये बेशर्मी हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम उसी अंदाज में बोला, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी टर्टल, कहो तो इसे काट कर ब्लैकी को खिला दूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नियति उसे घूर कर देखने लगी। अभ्रम उठकर उसके पास आया पर इस बार नियति पीछे नहीं हटी बल्कि एकटक उसकी आंखों में देखती रही। अभ्रम भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, टर्टल जिद मत किया करो, यहाँ सिर्फ मैं जिद्दी हूँ, तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। फिर अभ्रम ने अपने एक हाथ उसके चेहरे पर रख दिया और एक उंगली उसके चेहरे पर घुमाते हुए बोला, आई लाइक योर ब्रेवनेस, पर कोई बेमतलब मेरे सामने अपनी बहादुरी शो ऑफ करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। उद्धरण चिन्ह। नियति अभी भी उसे घूर रही थी। तभी अभ्रम ने फिर कहा, मुझसे लड़ना चाहती हूँ, मेरा सामना करना चाहती हूँ, मुझे तोड़ना चाहती हूँ, मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ, तो इन सब के लिए तुम्हें ताकत और दिमाग दोनों की ही जरूरत पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें खाने की जरूरत पड़ेगी। तैयार हो जाओ, हम डिनर के लिए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह।
अपनी बात पूरी कर अब्रम मुड़कर जाने लगा कि तभी नियति बोली, मुझे भूख नहीं है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अब्रम उसकी तरफ पलट गया और दोनों हाथ पेंट की जेब में रखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं? नियति फिर आंखें बड़ी करते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब्रम बोला, टर्टल मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज तुम मेरी गुलाम हो, तुमने खुद अपनी कैद को चुना है। उद्धरण चिन्ह। नियति उसके सामने लाचार खड़ी थी, उसे अभी अब्रम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मुंह बना लिया और पैर पटकते हुए वॉशरूम में चली गई। और फिर कुछ देर बाद वे सभी कैंटीन में थे। अब्रम चुपचाप अपना खाना खा रहा था और जैगुआ और पाइथन हमेशा की तरह नोक झोंक करते हुए खा रहे थे और नियति मुंह लटकाए बेमन से खाने को घूर रही थी। अब्रम ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, ये खाना अपने आप तुम्हारे मुंह के अंदर नहीं जाएगा टर्टल, तुम्हें इसे खुद ही खाना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नियति का मुंह और बन गया और वो बेमन से खाने लगी। वही चकिया होटल में सब जगह अब्रम को ढूंढ रहा था, पर उसे अब्रम कहीं नहीं मिल रहा था। उसने कॉल पर बात कर रहे हरिया से कहा, पता नहीं वो शहरी कहाँ छुपा है, देख ही नहीं रहा साला। दूसरी तरफ से हरिया बोला, बिना वो शहरी का पता लगाए लौट नहीं सकते, वरना ठाकुर साहब तुमको सजा देंगे। उद्धरण चिन्ह। चकिया बोला, हम जानत हैं, वो शहरी रुका तो ये होटल में ही है, पर हमको दिख नहीं रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए चकिया एक हाथ से अपना सिर खुजला रहा था कि तभी उसकी नज़र अचानक से अब्रम पर गई। वो फोन पर टाइगर से बात कर रहा था। उसे देखकर चकिया की आंखों में चमक आ गई और उसने कॉल पर कहा, ए हरिया, वो शहरी मिल गया, वो यही होटल में रुका है। उद्धरण चिन्ह। क्या करेगा ठाकुर अब अब्रम के साथ? क्या समर्थ का अनुमान सही है? बीस्ट क्या अब फूलपुर से कभी वापस नहीं आ पाएगा? आखिर कब तक अब्रम नियति को ऐसे ही तंग करता रहेगा? क्या लाखी बेला को ठाकुर से बचा पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए वेयर आर योर टर्टल। चकिया की आंखों में चमक आ गई और उसने कॉल पर कहा, ए हरिया, वो शहरी मिल गया, वो यही होटल में रुका है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से हरिया बोला, ई हुई ना बात, अब तो वो शहरी गया। उससे बात कर चकिया ने फोन रख दिया और एक बार फिर अब्रम को देखा। नियति उसके बगल ही बैठी थी, पर फिर भी वो चकिया को नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसके सामने पाइथन बैठा था और उसके सिर से नियति का चेहरा छुपा हुआ था। चकिया अब्रम को देखकर जाने लगा कि तभी वो एक आदमी से टकरा गया और वापस से उसी तरफ पलट गया। उसके पलटते ही पाइथन नियति के सामने से उठ गया और तभी चकिया को उसका चेहरा दिखा। वो नियति का चेहरा देखकर चौंक कर गया और उसके मुंह से धीरे से निकला, बेला हिया, वो भी इस शहरी के साथ। ठाकुर साहब को बताना होगा। उद्धरण चिन्ह। चकिया नियति को देखते हुए उल्टे पांव जाने लगा। वही उधर हवेली में अब तक लाखन और झुमरू भी आ गए थे और दोनों ही सिर झुकाए ठाकुर के सामने खड़े थे। धर्मराज ठाकुर दोनों को ही घूर कर देख रहा था। लाखन और झुमरू की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उनके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे और सिर हाथ पर पट्टी बंधी थी। ठाकुर दोनों को गुस्से में देखते हुए बोला, ये सब कैसे हुआ? लाखन ने झुमरू को इशारा दिया तो वो ठाकुर को बताने लगा, ठाकुर साहब, हम तो सीधे गांव आ रहे थे, पर रास्ते में शहरी लोगन से हम लोगन की भिड़ंत हो गई। उद्धरण चिन्ह। उसकी आगे की बात को पूरा करते हुए ठाकुर ने कहा, और तुम दोनों ओ की मार खा गए। हमको तो समझ नहीं आता है, तुम जैसे गधों को हम पाल ही क्यों रहे हैं? पहले ही और अब तुम दोनों, अरे लानत है तुम्हारे मर्द होने पर। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर का इशारा लाखन, झुमरू और हरिया की तरफ था। वे तीनों ही सिर झुकाए खड़े थे। तभी ठाकुर ने आगे कहा, अब हमको जल्दी से बेला के बारे में बताओ। कोर्ट। उसके पूछने पर लाखन बोला, ठाकुर साहब, हमको समर्थ से पता चला है वो बेला ने शहर जाकर कोनो शहरी से शादी कर ली है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही जैसे ठाकुर के ऊपर आसमान टूट पड़ा और वो अपनी आंखें बड़ी किए हैरानी से उसे देखने लगा। ईका बोले जा रहा है बे तू, वो बेला शादी कैसे कर सकती है? ठाकुर दांत पीसकर बोला। लाखन ने उसके गुस्से को भांपते हुए कहा, ठाकुर साहब, यही सच है, वो बेला शादी कर ली और तो और वो शहरी के साथ ही अपने गांव आई हुई है। अब तलक तो वो पहुंच भी गई होगी। आपको ओ के बारे में कुछ पता चला? लाखन की बात का ठाकुर कुछ जवाब देता कि उससे पहले ही चकिया वहां आते हुए बोला, ठाकुर साहब, हम ऊ बेला को देखे। कोर्ट। ये बोल वो ठाकुर के सामने आकर दोनों हाथ घुटने पर रखकर हौंफने लगा।
वही ठाकुर समेत सभी हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी ठाकुर उसे घूरते हुए बोला, अगर तू मरने वाला है तो पहले हमको बेला का पता बता फिर मर। चकिया अपनी तेज चलती सांसों पर संयम पाकर बोला, ठाकुर साहब वो बेला वही शहरी के साथ हैं। दोनों एकदम चिपक कर बैठे साथ में खाना खा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। उसके बोलने के अगले पल ही लाखन बोला, ठाकुर साहब वो वही शहरी होगा जिसके साथ वो बेला शादी रचाई है। कोट। उनकी बातें सुनकर ठाकुर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। उसकी आंखों के सामने अब्रम और बेला का चेहरा आ रहा था और तभी उसने दांत पीसकर कहा, ए लाखन भवानी को बुला और वो बेला हमको कल शाम तक हमारी आंखों के सामने चाहिए। समझा कि नहीं? लाखन जल्दी से बोला, जी ठाकुर साहब, जैसन आप चाहते हैं वैसन ही होगा। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर और उसके आदमी इस बात से अनजान थे कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। लाखी ने छुपकर ठाकुर की सारी बातें सुनी ली थी और वो बेला की चिंता करते हुए मन में बोली, बेला तुमने शादी कर ली ये अच्छी बात है, पर अपने पति को लेकर तुम हिया काहे आई? काओ को नहीं पता हिया ठाकुर है वो का सबसे बड़ा दुश्मन। हमको जल्दी से कुछ करना होगा, हमको बेला से मिलना होगा। हाँ, हमको बेला से मिलना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। वही बेला के गांव में होने की खबर इरावती को भी मिल गई थी और वो अपने मुंह में पान भरते हुए तिरछा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इस बार उतनी ही रहस्यमय थी जिसे देखकर कह पाना मुश्किल था कि इरावती बेला के मिलने से खुश थी या दुखी। वहीं उधर होटल में डिनर करने के बाद अब्रम और नियति अपने रूम में आ गए थे। अब्रम सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था तो वहीं नियति बेड पर बैठी उसे एकटक घूर रही थी। तभी अब्रम ने लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए ही कहा, मुझे ऐसे घूरना बंद करो टर्टल, मुझे नजर लगी तो तुम्हें ही भारी पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात सुनकर नियति सदमे चली गई और हैरानी से उसे आंखें बड़ी किए देखते हुए बोली, नजर को भी इन्हें जरूरत से कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं सोचते ही अपने बारे में। अरे कोई तो इस जानवर को बताओ, नजर खूबसूरत लोगों को लगती है, जंगली जानवर को नहीं। नियति ने ये सब अपने मन में ही कहा था। वहीं अब्रम इस बार भी उसकी तरफ देखे बिना बोला, अच्छा तुम खुद को खूबसूरत और बाकी सबको जानवर समझती हो। उद्धरण चिन्ह। नियति उसकी बात पर चौंक कर बोली, मैंने ऐसा कब बोला? अब्रम ने पलके उठाकर उसे देखते हुए कहा, तुमने कहा नहीं टर्टल, पर तुम्हारा मतलब तो यही था ना, तुम खुद को खूबसूरत और मुझे जंगली जानवर समझती हो। कोट। ये सुन नियति उससे नजरें चुराने लगी और मन में बोली, जानवर हैं पर दिमाग के बड़े ही तेज हैं, हमारे मन की बातें भी सुन लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। वही अब्रम ने उसे नजरें चुराते देखकर आगे कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका। नियति ने इस बार भी चौंक कर उसकी तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर अब्रम को हंसी आ रही थी और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर बिखर गई। वो नियति को देखते हुए आगे बोला, मैंने जो अनुमान लगाया वो सही है ना टर्टल? एक के बाद एक अब्रम की बातें उसे ऑकवर्ड फील करवा रही थी। उसकी बातों से तंग आकर नियति ने ब्लैंकेट खींचकर उसे ओढ़ते हुए कहा, आप कोई ज्योतिषी नहीं जो आपका लगाया हर अनुमान सही साबित हो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने मुंह ढक लिया। वहीं अब्रम उसकी इस अदा पर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान अब पहले से और ज्यादा गहरी हो गई थी। अगर अभी टाइगर, जैगुआ और पाइथन तीनों उसे इतना खुलकर मुस्कुराते हुए देखते तो शायद तीनों को ही हार्ट अटैक आ जाता। फिर अब्रम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर धीरे से कहा, स्टूपिड टर्टल। नियति को एक नज़र देखकर वो वापस से अपना काम करने लगा। वहीं उधर जैगुआ और पाइथन के रूम में पाइथन के दिमाग पर पिशाचनी का कुछ ज्यादा ही असर हो गया था। उसने जब से पिशाचनी के बारे में सुना था उसे हर तरफ पिशाचनी ही दिख रही थी और उसी डर से वो चादर ओढ़े खुद को सिर से पांव तक ढक कर सो रहा था कि तभी उसे चादर के अंदर से एक परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके नजदीक आ रही थी। उस परछाई को देखकर पाइथन ने डरते हुए कहा, पिशाचनी, कहीं ये पिशाचनी तो नहीं? यही सोचकर कि वो परछाई पिशाचनी की है पाइथन और डर गया और उसने कसकर अपनी आंखें बंद करी और बड़बड़ाने लगा। उसने जब अपनी एक आंख खोलकर देखा तो एक बड़ा सा हाथ उसे पकड़ने ही वाला था। ये देखकर पाइथन जल्दी से उठते हुए बोला, आलतू जलाल तू आए बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आए बला को टाल तू। उसने यही लाइन जल्दी जल्दी में 3 से 4 बार दोहराए और पेपर स्प्रे से पिशाचनी के ऊपर वार किया। पाइथन की आंखें बंद थी इसलिए उसे नहीं पता था जिस पर उसने पेपर स्प्रे से वार किया वो कौन है।
और तभी जगुआ ने अपनी आंखें मलते हुए गुस्से में कहा, अबे साले पाइथन, तेरी ऐसी की तैसी, साले तूने मेरी आंखें फोड़ दी। पाइथन ने जल्दी से आंखें खोलकर देखा और जगुआ को देखकर चौंक गया। उसने जल्दी से पेपर स्प्रे फेंका और जगुआ को सोफे पर बिठाया, फिर उसे गीला कपड़ा देकर उसे आंख साफ करने के लिए कहा। जब जगुआ कुछ नॉर्मल हुआ तो उसने अपनी लाल आंखों से पाइथन को घूरा। पाइथन ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, सॉरी, वो मुझे लगा। कोट। जगुआ उसकी बात काटते हुए बोला, साले तूने ये जानबूझकर किया है, अब बहाने मत बना, मैं जानता हूं तू मुझसे चिढ़ता है। उद्धरण चिन्ह। पाइथन बोला, अबे साले, मैं तुझसे क्यों चिढ़ूंगा। जगुआ बोला, वो सब मुझे नहीं पता, पहले मुझे ये बता साले तूने मेरी आंख में डाला क्या है, अभी तक जलन हो रही है। पाइथन नजरें चुराते हुए धीरे से बोला, पेपर स्प्रे। जगुआ चौंक कर बोला, क्या, अबे साले ये तो लड़कियों के पास होता है, तेरे पास कहाँ से आया। पाइथन इस बार भी नजरें चुराते हुए बोला, वो पेपर स्प्रे मेरी बहन का है और पैकिंग में मेरे सामान में आ गया। उद्धरण चिन्ह। जगुआ फिर उसे बीच में रोकते हुए बोला, अबे अभी गया था तो उसे सीने से लगाए क्यों सो रहा था, वो तेरी बीवी थोड़ी ना है, वो पेपर स्प्रे है। उसकी बात से फ्रस्ट्रेट होकर पाइथन बोला, ये सब तेरी वजह से हुआ है, न तू मुझे पिशाचनी की कहानी सुनाता और न मैं तुझे पिशाचनी समझकर तुझ पर अटैक करता। उद्धरण चिन्ह। ये सुन जगुआ हंसने लगा, तो वही पाइथन उसे घूर कर देखने लगा। तभी जगुआ ने हंसते हुए ही कहा, तो तूने मुझे पिशाचनी समझ लिया, तो तेरी पिशाचनी से इतनी। इसके आगे जगुआ कुछ बोलता कि उससे पहले ही पाइथन ने कहा, आगे नहीं बोलना वरना बहुत मारूंगा। जगुआ और खिलखिलाकर हंस पड़ा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। पाइथन उठा और जाकर बेड पर सो गया। वही जब अभ्रम ने अपना काम खत्म कर लैपटॉप बंद किया, तब रात के 1 बज रहे थे। अभ्रम उठा और बालकनी में आ गया। ठंडी ठंडी हवा उसे छूकर जा रही थी कि तभी उसे ठाकुर की कही बातें याद आई और उसने कहा, बेवकूफ लोग किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने एक सिगरेट अपने होठों के बीच रखी और फिर उसे जलाकर सिगरेट की लंबी लंबी कश लेने लगा। वो सिगरेट कुछ ही पल में खत्म हो गई और वो वापस से रूम में आ गया। उसने एक नज़र बेड पर सो रही नियति को देखा और फिर अपनी टी शर्ट निकाल कर बेड पर आ गया और हमेशा की तरह नियति की कमर को पकड़ के उसकी स्टमक पर अपना सिर रख कर सो गया। नियति सचमुच उसके लिए स्लीपिंग पिल्स ही थी। उसे बाहों में भरते ही अभ्रम को नींद आ जाती थी। अगली सुबह होते ही ब्रेकफास्ट के बाद अभ्रम ने नियति से साथ चलने के लिए पूछा तो उसने बार फिर बहाना बना दिया और अभ्रम जगुआ के साथ साइड पर आ गया। उसने पाइथन को नियति के साथ रहने के लिए ही कहा। अभ्रम अपने काम में इतना खो गया था कि सुबह से कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो जगुआ के साथ होटल वापस आया और अपने रूम में गया तो उसे नियति कहीं नहीं दिखी। उसे न देखकर अभ्रम की भौहें तन गई। पिछले 2 दिनों से नियति रूम में ही रह रही थी। वो रूम से बाहर भी बस ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए ही जाती थी। अभ्रम ने अच्छे से पूरे रूम को चेक किया पर उसे नियति कहीं नहीं दिखी। अभ्रम ने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लिए और गुस्से में कहा, टर्टल वेयर आर यू। वहीं उधर कमरे में पाइथन को ना देखकर जगुआ बोला, अब ये साला पाइथन कहाँ चला गया। उद्धरण चिन्ह। कहाँ चले गए नियति और पाइथन, अब कैसे ढूंढेगा अभ्रम दोनों को। क्या लाखी बेला से मिलकर उसे आगाह कर पाएगी। कौन है भवानी, क्यों बुला रहा है ठाकुर भवानी को।